नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम देखेंगे 7 और 8 जनवरी 2022 के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ डिटेल के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किन देशों के मध्य अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की सूची का आदान प्रदान किया गया। मतलब जो परमाणु हथियार हैं उन्हें कहाँ तैनात किया गया है, इसकी जो स्थिति है उसकी सूची का आदान प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, भारत और पाकिस्तान के मध्य। हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान और भारत के बीच यह आदान प्रदान परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौते के अनुच्छेद 2 के तहत यह किया है। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों को एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में सूचित करना होगा। समझौते पर 1988 में हस्ताक्षर किए गए थे और 1991 में इसकी पुष्टि की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि किसी भी परिस्थिति में दोनों देश एक दूसरे देश के जो परमाणु प्रतिष्ठान है और जो सुविधा केंद्र है वहां पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। दोनों पड़ोसी देशों के बीच यह सूची का आदान प्रदान का 31वीं बार किया गया। समझौते के तहत न्यूक्लियर पावर और रिसर्च, रिएक्टर इंस्टॉलेशन, ईंधन निर्माण, यूरेनियम संवर्धन, आइसोटोप पृथक्करण और रीप्रोसेसिंग सुविधाओं के साथ साथ इरेडिएटेड न्यूक्लियर फ्यूल और अन्य किसी रेडियोधर्मी सामग्री का भंडार करने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखेंगे हम आज का जीके ज्ञान। तो 10 वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा शामिल है? हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें 10 शीर्ष हवाई अड्डों की सूची जारी की गई है। उसमें भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है चेन्नई हवाई अड्डा, जो 10 में से 8वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 8वें स्थान पर रहा है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। देश में 4 रनवे वाला एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा या दिल्ली हवाई अड्डा है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीतने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? हैदराबाद हवाई अड्डा है। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा? संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट किया गया है। जेवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट का नाम वाराणसी एयरपोर्ट किया गया है। हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट किया गया है। तो ये एयरपोर्ट क्या थे? न्यूज में थे, तो जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अशोक कुमार ने हाल ही में स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के लिए नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। इसे गंगा और उसकी सहायक नदियों सहित गंगा नदी बेसिन के प्रदूषण की रोकथाम और कायाकल्प की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय गंगा परिषद के कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है। अब देखते हैं जीके का ज्ञान। इसमें इंपॉर्टेंट है सुष्मिता देवी का नाम। क्यों है ये चर्चा में? तो याद रखिएगा, सुष्मिता देवी जो लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का जो विधेयक संसद में लाया गया था, तो उस विधेयक पर एक 31 सदस्यीय संसद सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। मतलब एक पैनल बनाया गया है। तो 31 सदस्यीय इस पैनल में एकमात्र महिला है और पूरा का पूरा मामला किससे संबंधित है? महिलाओं से। उसके बावजूद भी सिर्फ एकमात्र महिला सांसद इसमें कौन? सुष्मिता देवी। तो इन्हें आप याद रखेंगे। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कौन? विजय पाल शर्मा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन बने? जी अशोक कुमार बने हैं।
इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख कौन बने हैं? वीएस पठानिया बने। कौन बने? वीएस पठानिया बने हैं। और इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला प्रमुख कौन थी? तो याद रखिएगा, नुपुर कौल श्रेष्ठ थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और हाल ही में एलआईसी क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि एलआईसी के द्वारा मुंबई में पहला अपना डीजी जोन ओपन किया गया है। ओके। पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने हैं? वीके भावरा बने। मुद्दा आपको पता है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? विक्रम मिश्री बने। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सभी लोग जानते हैं, अजीत डभौल है, याद रखेंगे। हाल ही में भारत पर दबाव बनाने के उद्देश्य से चीनी सेना द्वारा किस क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास पेंगोंग तसोकर झील पर एक पुल बना रही है? तो राइट आंसर होगा, ये जो पेंगोंग तसोकर झील है ये कहाँ पर है? तो ये पूर्वी लद्दाख। राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, पूर्वी लद्दाख में एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। भारत पर दबाव बनाने के उद्देश्य से चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पेंगोंग तसोकर झील पर एक नया पुल बना रही है। पेंगोंग तसोकर झील के बारे में जानते हैं। यह झील लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। तो याद रखेंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है? तसोकर झील है। कहाँ है? पूर्वी लद्दाख में है। देखने पर इस झील का पानी नीले रंग का प्रतीत होता है। यह लगभग 160 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसका 1/3 हिस्सा भारत में और बाकी लगभग 2/3 हिस्सा चीन में है। यह झील लेह लद्दाख की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है। इस झील का नाम तिब्बती शब्द पेंगोंग तसो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? हाई ग्रासलैंड लेक, मतलब ऊंचे घास का जो मैदान होता है वहां की झील को कहा जाता है पेंगोंग तसोकर झील। यह झील इस पेंगुगर गैप के उत्तर में स्थित है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इस पेंगुगर गैप कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास में। देख लेते हैं आज का जीके ज्ञान। ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ कौन बने? अतुल कुमार राणे। आप लोगों को पता होगा कि भारत, इस पर हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए अलग से। जो भारत है हथियारों का निर्यातक बनने वाला है, तो ब्रह्मोस मिसाइल से ये शुरू कर रहा है। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ कौन बने? अतुल कुमार राणे बने हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 के विजेता कौन सा राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। किसे हराकर? तमिलनाडु को हराकर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता कौन बना है 2021 में? तमिलनाडु बना है। किसे हराकर? कर्नाटक को हराकर। वर्ष 2022 में आईपीएल का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पाकिस्तान में किया जाएगा। रोटोमेक पेन, आप लोगों को याद होगा अच्छे से, रोटोमेक पेन से अगर आपने लिखा होगा तो कंपनी के मालिक का निधन हो गया। कौन थे वो? विक्रम कोठारी थे। स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लेकर आने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है गुजरात। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। इन्हीं के द्वारा लगभग 50 लाख स्टूडेंट को टारगेट किया जा रहा है गुजरात के यूनिवर्सिटीज और स्कूल के, जिन्हें इस स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी से जोड़ा जा सके। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में पूरे देश में टॉप पर कौन रहा है राज्यों की श्रेणी में? तो गुजरात रहा है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स कब जारी हुआ? 25 दिसंबर 2021 को। क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। किसके जन्मदिन के रूप में? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के रूप में। और इस दिन कौन सा डे मनाया जाता है? तो सुशासन डे मनाया जाता है। देश का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ बना है? पहला है, इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद में बना है। हाल ही में निम्न में से किस देश ने लंबे समय से लंबित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, पाकिस्तान के द्वारा ये इच्छा व्यक्त की गई है।
पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी ने हाल ही में सार्क अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के लंबे समय से लंबे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की है। तो जान लेते हैं सार्क के बारे में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर भी कहाँ हुए थे? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए थे। वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन है? भारत, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। सार्क संगठन का सचिवालय 17 जनवरी 1987 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थापित किया गया था। नेपाल सार्क का वर्तमान अध्यक्ष देश है। कौन है वर्तमान में अध्यक्ष देश सार्क का? तो नेपाल है। देख लेते हैं आज का जीके ज्ञान। जेम्स वेब टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? नासा के द्वारा। निसार 2023 ये नासा और इसरो के द्वारा संचालित किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा 2023 में। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के नए महासचिव कौन बने हैं? हेथम अल घिस बने हैं। ओपेक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं ओपेक कंट्रीज? तो ये हैं 14 थी। ओके, कितनी थी? 14। लेकिन एक कंट्री से बाहर हो गई है, कौन? कतर। तो अब कितनी बची हैं ओपेक कंट्रीज? 13 बची हैं। कितनी? 13। ओपेक का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ मिलेगा? वियना, ऑस्ट्रिया में। याद रखिएगा। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ बनी है? गाजियाबाद में बनी है। और इसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है, ये वैन क्या करेगी? 8 घंटे में लगभग 300 केजी जो आपका हनी होगा, शहद होगा, उसे प्रोसेस कर सकती है। क्लियर? विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी बनी है? तो दुबई सरकार बनी है। एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? बिहार। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। और मध्य प्रदेश ही साइबर तहसील का निर्माण करने वाला भी पहला राज्य होगा। ऐसे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI निम्न में से अधिकारियों द्वारा वाहनों के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक नई प्रणाली का परीक्षण कर रहा है? तो वैध पंजीकरण, प्रदूषण प्रमाण पत्र, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के चालान काटने में मदद, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, उपरोक्त सभी। भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण एक नई प्रणाली का परीक्षण कर रहा है जो अधिकारियों को बताएगी कि क्या किसी वाहन के पास वैध पंजीकरण या प्रदूषण प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज हैं। NHAI वर्तमान में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और कुछ अन्य स्थानों पर इस प्रणाली का परीक्षण कर रही है। यह उन वाहनों की पहचान करेगा जिनके पास जो लीगल डॉक्यूमेंट हैं वो नहीं है। ओके, तो उन्हीं पर कार्यवाही होगी। जिनके पास डॉक्यूमेंट है उन पर कार्यवाही नहीं की जाएगी, जिससे जो पब्लिक है उसे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि अभी आप देखें तो किसी भी ट्रैफिक जो चौराहा होता है, ट्रैफिक पुलिस वहां पर सभी को रोकती है और सभी के डॉक्यूमेंट चेक करती है। तो इससे ये पता चल जाएगा और जिनके पास नहीं होंगे सिर्फ उन्हीं की चेकिंग हुआ करेगी। चालान जारी करने के लिए डाटा स्थानीय यातायात पुलिस के साथ साझा किया जाएगा। यह किसी भी वाहन की नंबर प्लेट से संभव होगा। एक नंबर प्लेट जो होती है सभी वाहनों पर, उससे ये सारी जानकारी मिल जाया करेगी। यह एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को वाहनों के बीमा, उस वाहन की उम्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, CNG किट परीक्षण प्रमाण पत्र के बारे में बताएगा, क्योंकि सिस्टम RTO डेटाबेस से जुड़ा होगा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी बैरिकेड्स लगाने की वजह सिर्फ उन्हीं वाहनों का चालान करेंगे जिनके बारे में सिस्टम द्वारा उन्हें सूचित किया जाएगा। वाहनों को बिना रोके चालान किया जा सकेगा। चालान कहाँ पहुंचेगा? घर पहुंचेगा। बाद में चालान वसूल करने की जिम्मेदारी स्थानीय यातायात पुलिस की होगी। वाणिज्यिक वाहनों के मामले में सिस्टम वैध फिटनेस प्रमाण पत्र की भी जांच करेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने भविष्य में बनने वाले सभी नए एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर
ATMS को अनिवार्य कर दिया है, मतलब एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य होगा नेशनल हाईवेज पर। देख लेते हैं तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम राज्य कौन सा रहा। तो पहले नंबर पर रहा है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे पर रहा है राजस्थान और तीसरे पर रहा है आपका तमिलनाडु। ये राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा कौन करता है, तो ये करता है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और इसके मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का जो प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, 2018 में किया गया था। हर घर जल वाला राज्य कौन सा बना है देश का पहला, तो ये बना है गोवा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। कोप इंडिया युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होता है। वज्र प्रहार भारत और किसके बीच में होता है, यूएसए के, और युद्ध अभ्यास भी भारत और यूएसए के बीच में होता है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, तो राइट आंसर होगा गोवा। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रताप सिंह राणे, लगभग पूरे 50 साल इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं विधायक के रूप में, इसलिए इन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। तो गोवा राज्य की जो मंत्री परिषद होगी, ओके, याद रखिएगा, राज्य मंत्री परिषद में इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा आजीवन। देश के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया कहाँ, हैदराबाद में। शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है, तो ये क्रिकेटर है और क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर है। हाल ही में ये क्यों चर्चा में है, तो इन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, ऋषभ पंत बने, ये भी एक क्रिकेटर है, याद रखेंगे। हाल ही में निम्न में से कौन सी कंपनी दुनिया की पहली $3 ट्रिलियन कंपनी बन गई है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, एप्पल। हाल ही में अमेरिकन कंपनी एप्पल दुनिया की पहली $3 ट्रिलियन कंपनी बन गई है। इसके सह संस्थापक और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीव जॉब्स ने 2007 में पहले आईफोन को लॉन्च किया था और उसके बाद से एप्पल के शेयरों की कीमत, मतलब आईफोन जारी होने के बाद से 5,800% तक बढ़ गई है। परंतु न्यूयॉर्क में 3 जनवरी के कारोबारी सत्र में इसका मूल्य थोड़ा फिसल गया, जो $2.99 ट्रिलियन पर बंद हुआ। आपको याद रखना है $3 ट्रिलियन की कंपनी कौन सी बन गई है पहली, तो ये एप्पल बन गई है। दुनिया की पहली कंपनी किस देश की है, अमेरिका की है। गांधी जी के हत्यारे नामक बुक के लेखक कौन है, धीरेन्द्र झा हैं। इकोनॉमिस्ट गांधी बुक के लेखक कौन है, जीतीर्थ राव हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है हाल ही में, तो आयशा मलिक बनी है। ओके, कौन बनी है, आयशा मलिक। आयशा से आपको याद आ रहा होगा आयशा अजीज का नाम, तो ये जो आयशा अजीज है ये 25 वर्षीय महिला है और ये देश की सबसे कम उम्र की पायलट बनने वाली महिला भी बन गई है। कहाँ से है ये, जम्मू कश्मीर से। कौन, आयशा अजीज। असम राइफल्स नॉर्थ के महानिरीक्षक आईजी कौन बने, विकास लेखरा बने हैं। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन है, संजय अरोड़ा हैं। असम राइफल्स नॉर्थ के डायरेक्टर जनरल कौन है, प्रदीप चंद्र नायर हैं। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, पंकज कुमार सिंह बने हैं। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल शीलवर्धन सिंह बने हैं। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह बने हैं। सीबीआई के प्रमुख कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत और किस देश के मध्य मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समापन होने, मतलब खत्म होने पर फिर से ये उस देश के साथ वार्ता शुरू हुई है। ये मुक्त व्यापार समझौता खत्म हो गया था, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए होता है, तो ये अब खत्म होने वाला है और दोबारा इसको करने के लिए समझौते पर वार्ता शुरू हुई है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, इजराइल। हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुक्त व्यापार समझौते के समापन हेतु इजराइल के साथ एक वार्ता कर रहा है। भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा भागीदार है, व्यापार भागीदार। एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन सा देश है, तो हमारा देश भारत है। और विश्व स्तर पर अगर बात की जाए तो विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार इजराइल का कौन है, हम है, भारत है।
दोनों देशों के बीच वर्तमान में डॉलर 4.14 बिलियन का ट्रेड होता है, जो अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के बीच का है। इजराइल अब लगभग 2 दशकों से भारत के शीर्ष 4 हथियार आपूर्तिकर्ता देशों में से एक बन गया है। मतलब भारत जिन देशों से हथियार खरीदता है उसमें चौथा देश कौन सा शामिल हो गया है लगभग पिछले 20 वर्षों की अगर बात करें तो इजराइल भी एक बन गया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने बीते कुछ वर्षों में इजरायली हथियार प्रणालियों के एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया है। इसमें फाल्कन, एवैक्स, हेरॉन, सर्चर 2, हारोप ड्रोन, बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम शामिल है। वर्ष 2020 में कोविड-19 प्रतिक्रिया पर भारतीय अधिकारियों के साथ काम करने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन ब्रीडिंग स्पेस का भी संचालन किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कोविड-19 प्रतिक्रिया पर किस देश के अधिकारियों के द्वारा ऑपरेशन ब्रीडिंग स्पेस का संचालन किया गया था, तो इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, तो नेफ्ताली बेनेट है। देख लेते हैं संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बन गए, तो ये चीन के हैं झांग मिंग। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये बीजिंग में है, चाइना में है। संघाई सहयोग संगठन का जो वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो 9 है, और 9वां सदस्य देश कौन सा बना है इसका, ईरान बना है। तो ये आप सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने, सहदेव यादव बने हैं। 11वीं राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है, यूपी ने जीती है। किसे हराकर, चंडीगढ़ को हराकर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल किस टीम को हराकर जीता है, यहाँ पर बात हो रही है टोक्यो की। भारत ने ब्रॉन्ज मेडल किस टीम को हराकर जीता था, जर्मनी को हराकर। एशियन चैंपियनशिप मेंस हॉकी टूर्नामेंट 2021 किसने जीता, साउथ कोरिया ने। मतलब साउथ कोरिया ने जीता एशियन चैंपियनशिप मेंस हॉकी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल। तो सिल्वर मेडल किसने जीता था, जापान ने, और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था, भारत ने जीता था। एशियन चैंपियनशिप मेंस हॉकी टूर्नामेंट 2021 में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखेंगे आप। मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता, अर्जेंटीना ने। इसमें किसको हराया, जर्मनी को हराया था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है, मनप्रीत सिंह है, और इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या अब उसे कहा जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसके तहत पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए दी जाती है, कि ये विजेता हैं। ओके, हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ज्ञानेंद्रो निंगोमबा में। किस राज्य से आते हैं ये, मणिपुर से आते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बत्रा हैं। तो ये सारे पॉइंट भी आप याद रखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किन सदस्यों के द्वारा परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु संघर्ष से बचने का संकल्प लिया गया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, 5 स्थायी सदस्यों के द्वारा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मतलब ही होता है 5 स्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्यों ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु संघर्ष से बचने का संकल्प लिया है। इन 5 स्थायी सदस्यों में चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस शामिल है। इन देशों द्वारा अप्रसार संधि NPT 1970 की समीक्षा से पहले एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह संकल्प लिया है। यह स्टेटमेंट इन देशों द्वारा इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि जब रूस और अमेरिका के बीच तनाव का स्तर उस चरम सीमा पर पहुंच गया था जिसे शीत युद्ध के बाद शायद ही कभी देखा गया हो। मतलब आपने देखा कि रूस, यहाँ पर आपके यूक्रेन का जो क्षेत्र है, यहाँ पर रूस ने अपनी सेना क्या कर दी थी, तैनात कर दी थी, और बड़े स्तर पर पोलैंड, पुर्तगाल में क्या हो रहे थे, प्रवासी जा रहे थे। तो वहां पर रूस के द्वारा अपनी सेना को खड़ा करना यूक्रेन की सीमा पर, फिर अमेरिका द्वारा रूस को चेतावनी दिया जाना कि भाई ऐसा नहीं करेंगे आप, और यूक्रेन के द्वारा नाटो की तरफ झुकाव होना, ये सारी ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि लग रहा था कि कहीं 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू ना हो जाए। तो इसी खतरे को खत्म करने के लिए इन देशों के द्वारा ये संकल्प जारी किया गया है। अप्रसार संधि एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना तथा निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। वर्तमान में परमाणु अप्रसार संधि के 190 सदस्य देश हैं। परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में NPT और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT
दो सबसे अहम वैश्विक प्रयास हैं, परंतु भारत ना तो सीटीबीटी का और ना ही एनपीटी दोनों पर हस्ताक्षर नहीं किए, मतलब भारत दोनों का सदस्य नहीं है। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेगा, क्या भारत इन संधियों का सदस्य देश है? तो नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा गिटहब निम्न में से क्या है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी सेवा है। हाल ही में गिटहब नामक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी सेवा का उपयोग भारत में एक महिला का यौन उत्पीड़न करने के लिए आपत्तिजनक नाम वाले, जैसे आपने सुना होगा बुलीबाई ऐप, सुल्ली डील्स को बनाने और साझा करने के लिए किया गया था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे इसके सोर्स कोड के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सोर्स कोड सॉफ्टवेयर का वह हिस्सा है जिसे अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता कभी नहीं देखते। इस कोड का प्रयोग कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्राम या एप्लीकेशन के व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु हेरफेर के लिए किया जाता है। OSS में एक लाइसेंस शामिल रहता है जो प्रोग्रामर को उसकी ज़रूरतों के अनुसार सबसे सुलभ तरीके से सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की अनुमति देता है, और यह नियंत्रित करता है कि सॉफ्टवेयर किसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। स्रोत कोड को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराने का विचार 1983 में MIT मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड स्टॉलमैन द्वारा लाया गया था। कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं लाइनेक्स, सुगर, CRM, मोजिला, फायरफॉक्स, VLC मीडिया प्लेयर आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल निम्न में से कौन है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा V, के वेणुगोपाल है भारत के अटॉर्नी जनरल। सुशील चंद्रा कौन है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तुषार मेहता कौन है? ये भारत के कौन है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आदर्श कुमार गोयल कौन है? NGT के अध्यक्ष हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हाल ही में भारत के महान्यायवादी ने हायर जुडिशरी के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। भारत का महान्यायवादी संघ की कार्यपालिका का एक अंग होता है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। आपको पता होना चाहिए जो भारत का महान्यायवादी होगा मतलब के वेणुगोपाल है, तो ये संसद के जो जितने भी सत्र होंगे, बैठकें होंगी, उनमें उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। ओके, वोटिंग नहीं करेंगे, बाकी ये सभी बैठकों के क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल याद रखेंगे 76। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान में निर्धारित नहीं है। संविधान में कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, अच्छे से याद रखिएगा, ना 5 वर्ष है, ना 6 वर्ष है। अटॉर्नी जनरल को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय आयोग द्वारा टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना शुरू की है? राइट आंसर होगा बी, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना से देश के उत्पादों की वैश्विक उपस्थिति बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2021 में टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी थी। टेक्सटाइल के लिए PLI योजना, यह योजना केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान 13 क्षेत्रों के लिए घोषित PLI योजना का एक हिस्सा है। इसमें रुपए 1.97 लाख करोड़ का परिव्यय शामिल है। इस योजना का उद्देश्य उच्च मूल्य वाले मानव निर्मित फाइबर या फैब्रिक, वस्त्र और तकनीकी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस क्षेत्र को 5 वर्षों की अवधि के लिए उत्पादन पर 10,683 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी अगले 5 वर्षों में। इस योजना के लिए पात्र उत्पादक कौन होंगे? पहला, कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो मानव निर्मित फाइबर या फैब्रिक, गारमेंट्स और तकनीकी टेक्सटाइल के उत्पादों के उत्पादन के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और सिविल कार्यों में न्यूनतम रुपए 300 करोड़ का निवेश करने के लिए इच्छुक हो। इसमें भूमि और प्रशासनिक भवन लागत शामिल नहीं होगी। दूसरा, न्यूनतम 100 करोड़ रुपए खर्च करने के इच्छुक निवेशक आवेदन करने के पात्र होंगे। तो ये पात्रता होगी
PLI स्कीम का लाभ उठाने वाले उत्पादकों के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक निम्न में से कौन है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह जी हैं एनसीसी के महानिदेशक। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2022 का उद्घाटन किया। गणतंत्र दिवस शिविर एनसीसी के कैडेटों के प्रशिक्षण के 1 साल पूरा होने पर आयोजित किया जाता है। यह हर साल 1 से 29 जनवरी तक परेड ग्राउंड दिल्ली छावनी में आयोजित किया जाता है। एनसीसी के बारे में बात कर लेते हैं। हृदयनाथ कुंजरू समिति की सिफारिश पर 1948 में एनसीसी का गठन किया गया था। इस समिति की स्थापना से संबंधित यूनिवर्सिटी कॉर्प्स और यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स जैसी युवा संस्थाएं रही हैं। इसके इतिहास को यूनिवर्सिटी कॉर्प्स से जाना जा सकता है, जिसे भारतीय सेना में कर्मियों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत निर्मित किया गया था। 1949 में एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन को शामिल किया गया ताकि देश की रक्षा के लिए इच्छुक महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जा सके। मौजूदा समय में इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना विंग के लगभग 17 लाख कैडेट शामिल हैं। एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। यह हाई स्कूल और कॉलेज स्तर पर कैडेटों का नामांकन करता है और विभिन्न चरणों के पूरा होने पर प्रमाण पत्र प्रदान करता है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और उसका नेतृत्व 3 स्टार सैन्य रैंक के महानिदेशक द्वारा किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा कोविड-19 IHU वेरिएंट की पहचान किस देश में की गई है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, फ्रांस में की गई है। हाल ही में फ्रांस के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने कोविड-19 के एक नए वेरिएंट IHU की पहचान की है। IHU नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन की तुलना में अधिक म्यूटेटेड स्ट्रेन कहा जा रहा है। समाचारों के मुताबिक मार्सिलिस के पास इस नए वेरिएंट के लगभग 12 मामले सामने आए हैं। इसे अफ्रीकी देश कैमरून से जोड़ा गया है। B16402 या IHU वेरिएंट सबसे पहले IHU मेडिटेरेनी इन्फेक्शन किट्स शिक्षाविदों ने पहचाना और इसमें 46 म्यूटेशन शामिल हैं, ऐसा बताया। यह नया वेरिएंट एक बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन फ्रांस के अतिरिक्त अन्य देशों में अब तक इसके कोई मामले दर्ज नहीं किए गए और ना ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन के रूप में अभी इसे लेबल दिया गया है। अगर लेबल दे दिया जाता तो ये खतरा होता, लेकिन अभी इसे लेबल नहीं दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में निम्न में से किस विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा संबोधित किया गया? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति, यहाँ पर रामनाथ कोविंद हो गया, वेंकैया नायडू आप याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि 1937 में वर्धा में ही महात्मा गांधी द्वारा नई तालीम प्रस्तावित की गई थी। नई तालीम क्या थी? नई तालीम महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित एक अवधारणा थी शिक्षा को लेकर। इसमें कहा गया है कि ज्ञान और कार्य अलग नहीं होते। जो ज्ञान होता है वही आपका कार्य बनता है, मतलब वही आपका प्रोफेशन बनता है। अनुभवात्मक ज्ञान या करके सीखना सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। यह सीखने के केंद्र के रूप में उत्पादक कला, शिल्प या सामुदायिक जुड़ाव गतिविधियों को रखकर शरीर दिमाग के विकास का एक समग्र दृष्टिकोण था। क्या? नई तालीम। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 19वीं बैठक संपन्न हुई। बताइए NTCA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर होगा ए, वर्ष 2005 में। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक आयोजित की गई। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन है हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 2005 में
टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद की गई थी। इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था। बाघ संरक्षण को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए इसे 2006 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट है, देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा डी, 28 फरवरी को। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम का शुभारंभ किया। यह थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1930 में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 में मनाया गया था, तब से ये 28 फरवरी को कंटिन्यू मनाया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद इस समारोह के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो इसकी थीम आप याद रखेंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध को तत्काल मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता है? राइट आंसर होगा ए, चंबल नदी। हाल ही में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एक नई रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध को तत्काल मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या कैग के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। यह भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है। कैग लोक व्यय का मतलब जो सरकारी खर्च होता है उसका संरक्षक होने के साथ साथ केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मोहर के तहत एक वारंट के जरिए की जाती है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो इसका रहता है। कैग को राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया गया है। वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। मतलब इसका कार्यकाल क्या होता है? निश्चित होता है, या तो 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आएगा। इवनिंग में आपको 9 और 10 जनवरी के करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। लेक्चर पसंद आता है धड़ल्ले से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।